अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC भाई सरजबाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स न्यू बुक के चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल्स का सेकंड और आखिरी पार्ट है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 11 जो है उसका नाम है ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस के न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर 11 का पहला पार्ट डिलीवर कर चुका हूँ। पेज नंबर 247 पे न्यूमेरिकल्स हैं। कैटेगरी 2 है ये। सिस्टमेटिक करवाने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को, अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो। आज की जो कैटेगरी है इसको कहेंगे सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। कैटेगरी 1 जो थी वो स्प्रिंग मास सिस्टम था, अब ये है सिंपल पेंडुलम। सही है। पेंडुलम तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं तो इसलिए थ्योरी जो आएगी वो मैं बीच बीच में बता दूंगा थोड़ी। 4 न्यूमेरिकल है। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास 6 kg ऑसिलेटिंग ऑन अ 4 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। मास दिया हुआ है 6 किलोग्राम। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, ये जो पेंडुलम होता है इसका टाइम पीरियड मास पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। थ्योरी लिख लें साइड पर, क्योंकि इसका जो फार्मूला है इस पर आप गौर करें, फार्मूला लिस्टिंग करते जाएं। ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है T=2π√L/G। इसमें देखें इसके अफेक्टिंग फैक्टर्स 2 हैं। L है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी ये, और G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस, यानी जिस जगह पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है वो, यानी मास पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस न्यूमेरिकल में मास शो पीस है, इसका इस्तेमाल नहीं होगा। सही है। तो ये तो हो गई बारीकी कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट का मतलब है मास पे डिपेंड नहीं करता। तो अब ये सवाल हो गया पोटेंशियल का, जल्दी से कर लें। 4 मीटर जो लेंथ है वो L की जगह रख दें। G की वैल्यू 9.8 आप लोगों को पता होती है, चाहे तो डाटा में लिख सकते हैं लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती है। सही है। रूट लें, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 4.014 सेकेंड में आएगा टाइम पीरियड। अच्छा, पीरियड का मतलब टाइम पीरियड होगा, ये पीरियड नहीं है। पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ स्प्रिंग मास सिस्टम में भी कि पीरियड से वो ख्याल है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो का पीरियड नहीं, ये है टाइम पीरियड। सही है। पहला न्यूमेरिकल हो गया, आसान सा है। दूसरा न्यूमेरिकल ये जो है ये ज़रा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी न्यूमेरिकल है, इस पर निशान लगा लें। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। सही है। अगला भी इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है बैक टू बैक। सही है। टोटल 4 हैं। वैसे तो जो अच्छे स्टूडेंट हैं सारे प्रैक्टिस करें, एक बात की बात बता रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है पेंडुलम ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड मास 2.5 kg स्विंग्स विद अ मैकेनिकल एनर्जी, इसमें एनर्जी का जिक्र आ गया, ऑफ 0.015 जूल। व्हाट इज इट्स एम्पलीट्यूड। अब इसमें आपको ज़रा कुछ इजाफी बातें भी आएंगी, संभालिएगा मेरे साथ। लेंथ सेंटीमीटर से मीटर बनाना होगा, ऐसा यूनिट इसमें मीटर बनाया था, कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें पड़ेगी सेंटीमीटर को मीटर बनाते हैं डिवाइड बाई 100, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सही है। तो ये हो गया मीटर। मास दिया हुआ 2.5 kg। मैकेनिकल एनर्जी या कोई भी एनर्जी हो, ई उसका निशान सिंबल है, जूल में दिया हुआ है। एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम यानी जो पेंडुलम झूल रहा है, या अगर पेंडुलम है ये जो मूव कर रहा है आगे पीछे, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक मैक्सिमम फासला। ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। सही है। तो इसके दरमियान का जो मैक्सिमम फासला होगा वो कहलाएगा एम्पलीट्यूड। अब ज़रा इसमें तवज्जो से ज़्यादा तवज्जो। टाइम पीरियड का तो फार्मूला है, पीछे आ गया T=2π√L/G। खैर है, ये उठाएं आप फार्मूले को स्प्रिंग मास सिस्टम के लेक्चर 1 से।
ठीक है सर, इसकी क्या ज़रूरत है यहाँ पे? लिंक बनाना है इस न्यूमेरिकल में, क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड तक पहुँचना है। इस फॉर्मूले में कहीं एम्पलीट्यूड नज़र नहीं आ रहा है, ठीक। इस फॉर्मूले में एनर्जी भी नज़र नहीं आ रही है, ठीक। तो अब सबको लिंक करना है, तो लिंक बनाने में इस न्यूमेरिकल में आधा मेहनत लगेगी। अब ओमेगा 2π/T होता है, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। ओमेगा इज़ 2πf और f होता है 1/T, तो उससे आपका हो गया है ओमेगा जो 2π/T। अब इसमें ये होगा कि t को क्रॉस कर दें, ओमेगा अपॉन में आ जाएगा, तो इससे ये होगा कि t से हमारी जान छुड़ जाएगी, क्योंकि इस पूरे सवाल में t की ज़रूरत नहीं है, यानी टाइम पीरियड की। तो t को 2π/ओमेगा से बदल दें, बाकी अपनी जगह रहा, सही है। 2π से गया 2π कैंसिल, तो बचा 1/ओमेगा इज इक्वल टू √L/g। ओके, 1/ओमेगा को रेसिप्रोकल कर दें तो रूट वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू √g/L, सही। अब ये क्या हुआ, अब इसमें ओमेगा आया हुआ है, ओमेगा से अब हमें मतलब नहीं है, तो ओमेगा के लिए एक फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, इसको भी लिस्ट में देख लें। फिर भी मैं बॉक्स कर रहा हूँ कि अगर आज नया लेक्चर कोई ले रहा है तो उसको सामने भी फॉर्मूले नज़र आ रहे हैं। तो ओमेगा का रिलेशन स्प्रिंग कांस्टेंट या मास के साथ ये होता है √k/m। अब ओमेगा की इक्वेशन 2 में ये पुट कर दें ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √k/m और g/L रूट में अपनी जगह। अब दोनों तरफ रूट है तो स्क्वायरिंग करें, दोनों तरफ के रूट कट जाएंगे, ये मतलब कि रूट का स्क्वायर करते हैं, रूट से कट के बाहर आ जाते हैं, तो k/m इधर बाहर आ गया, उधर से g/L बाहर आ गया। अब रास्ता मिला आपको। अब रास्ता इस तरह मिलेगा कि ये फॉर्मूला लिखें कि एनर्जी मैक्सिमम होती क्या है किसी सिस्टम की, ऑसिलेशन सिस्टम की, ½ kx²। इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी मैक्सिमम एनर्जी जब वो मूव कर रहा होता है पेंडुलम या कोई स्प्रिंग मास सिस्टम, यानी ये SHM के एनर्जी है, यूँ समझ लें। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई भी चीज़ होगी ना, उसकी टोटल एनर्जी या मैक्सिमम एनर्जी होगी, सही है। और ये पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, अगर आपको याद हो, कौन सी वाली, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें ये तो हमारा मेन क्वेश्चन मार्क है, एम्पलीट्यूड, सही हो गया यहाँ तक। एनर्जी सवाल में गिवन है, ये भी सही हो गया, यानी हमें छोटा एक क्वेश्चन मार्क k का हटाना है। अब पता चल गया ये पूरा सिनेरियो क्यों क्रिएट किया गया था इतना लंबा चौड़ा, ताकि इसमें k तक हम पहुँचें। क्योंकि अब गौर से देखें k आने जा रहा है, k इज इक्वल टू Gm/L। g की वैल्यू मुझे पता है, मास सवाल में है, L पता है, लेकिन रास्ता खुल गया। कुछ समझे सर के साथ पढ़ना कि ये क्या सब कुछ भूल-भुलैयाँ थी। ये भूल-भुलैयाँ थी कि हमें लिंक्स बना के k तक पहुंचना था, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट या मास कांस्टेंट तक, ताकि अब आप सोच रहे हो स्प्रिंग तो नहीं है सर, पेंडुलम स्प्रिंग नहीं है, लेकिन ऑसिलेशन और फोर्स और मास का कॉन्सेप्ट तो अपनी जगह रहेगा ना, क्योंकि एनर्जी है तो फोर्स है और ये मास है, तो सब कुछ लिंक्ड है, ठीक है। k आ गया, k होता था न्यूटन पर मीटर में, याद है ना, F इज इक्वल टू kx, तो k इज इक्वल टू F/x से इसके यूनिट्स आ गए थे न्यूटन पर मीटर, सही। अब ये k हम रख दें, सवाल ख़त्म, क्योंकि अब यहाँ से k आ जाएगा, अगर क्रॉस कर दें हम 2e/x0² एक तरफ, क्योंकि एम्पलीट्यूड चाहिए। e की वैल्यू सवाल से उठाएं 0.015, k जो निकाला आपने ये रखें, डिवाइड करें, कैलकुलेटर आंसर। एम्पलीट्यूड आ गया मीटर में, एम्पलीट्यूड इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। लेकिन अब ये बहुत छोटी गिनती आ गई है वैल्यू, तो ये मैं बता चुका हूँ कई मरतबा कई चैप्टर्स में कि फिजिबिलिटी ऑफ न्यूमेरिकल क्या होती है, कि आप इसको कन्वर्ट कर दें मल्टीप्लाई 100 से, ताकि एक ऐसी गिनती आ जाए हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या बोलते हैं। तो हमारा x0 आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। अब दो हल्के सवाल हैं, ये था इसका क्लाइमेक्स आज के लेक्चर का। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ L1, एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ L1 है, जबकि उसका पीरियड T1 है 0.95, सही। अब कह रहे हैं उसकी लेंथ को एडजस्ट किया गया एक नई वैल्यू L2 तक, छोटा बड़ा कर दिया, कुछ एडजस्ट किया, तो उसका टाइम पीरियड बदल गया और 1 सेकेंड हो गया। तो बताएं कि क्या रेशो था उस नई लेंथ और पुरानी लेंथ, यानी फाइनल लेंथ L2 और इनिशियल लेंथ L1 का। इससे ये एक चीज़ समझ में आई, थ्योरी लिखें साइड पर, कि टाइम पीरियड लेंथ डिपेंडेंट है। बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, लेंथ डिपेंडेंट है, यानी लेंथ बदलेगी तो टाइम पीरियड बदलेगा। देख रहे हैं आप, लेंथ बदली है तो टाइम पीरियड बदल गया है।
L1 से L2 हुई तो टाइम पीरियड देखें 0.95 से 1 हो गया। MCQs भी हो गई कि लेंथ बदलने से टाइम पीरियड बदलता है। ओके हो गया। अब दो टाइम है तो T1 T2, दो लेंथ है उसका रेशियो पूछ रहा है तो L2 L1। अब टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है ओरिजिनल 2πL/g दो दफ़ा यूज़ होगा क्योंकि T1 के साथ L1 और T2 के साथ L2। 2π कांस्टेंट है इसके बाद 1 2 नहीं लगेगा, g कांस्टेंट है इसके बाद 1 2 नहीं लगेगा। सही है। अब हमें उसने L2/N1 बोला है तो हम 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 इसको बोला मैंने, इक्वेशन 2 को 1 से, ताकि ऊपर L2 आ जाए नीचे L1 आ जाए। सवाल को पढ़िएगा सही था। L2/L1 चाहिए, उल्टा डिवाइड कर देंगे तो उल्टा रेशो आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, दैट्स। तो अब T2/T1 यानी 2/1, 2π से 2π कैंसिल, डिवाइड मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाता है। ये रहा, √g से √g भी गया। L2 L1 एक रूट में कर दें, ये आ गया। सिर्फ कैलकुलेटर चलाएं, 1.0 को 0.95 से तो आ गया 1.052। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो इसका स्क्वायर लेने से आ गया 1.11, यानी ये कह रहा हूँ 1.052 का स्क्वायर। अपॉन में सर 1 क्यों लिख रहे हैं? अपॉन में तो आपने कहा था 1 नहीं लिखते हैं। वेरी गुड। रेशियो चाहिए तो इसका मतलब ये बताने का है इस 1 का कि अगर इसकी लेंथ 1 है तो उसकी उसके मुकाबले में 1.11 टाइम ज़्यादा है, ये इसलिए। तो इससे एक और थ्योरी लिखें साइड पे, लेक्चर ख़त्म होने वाला है। देख कि लेंथ जो है ना बढ़ने पे टाइम पीरियड बढ़ता है, यानी अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे किसी पेंडुलम की तो उसका टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेकिन किस रेशो में? रूट के लिहाज से, यानी रूट में जितना L बढ़ेगा, स्क्वायर रूट में जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना टाइम पीरियड उस रिस्पेक्ट से बढ़ेगा। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, फिर एम्पलीट्यूड का जिक्र है। इसका मतलब है कि दो न्यूमेरिकल पहले जो किया था उसका जिक्र आएगा फिर से। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम डिकेज, डिकेज का मतलब होता है डिक्रीज होना, जवाल का शिकार होना, कम होना, by 20 in 120 सेकेंड। by what factor its energy decays? कहने, क्योंकि अगर यह इस जुमले का मतलब नहीं समझ रहे तो ये कहानी है प्रैक्टिकल की। यानी अगर आप पेंडुलम को डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो क्या होता है? शुरू में तो सबसे लंबी उसकी डिस्प्लेसमेंट होती, फिर कम होते 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 रुक जाता है वो, ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एम्पलीट्यूड कम होते होते एनर्जी कम होती जाएगी। तो वही पूछ रहा है कि अगर एम्पलीट्यूड इतना कम हो तो एनर्जी कितनी कम होगी। अब इसकी भी थ्योरी यहाँ से उठाएं आप, जो हमने इक्वेशन लिखी है देखें। एनर्जी और एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट रिलेशन है स्क्वायर के लिहाज से, यानी एम्पलीट्यूड जितना कम होगा एनर्जी उसकी कम होगी, सही। लेकिन स्क्वायर के लिहाज से, यहाँ पे देखें x0 पे स्क्वायर है तो आपको ये फ़ौरन ही समझ में अब आ गया माशाल्लाह। एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड x0 तस्वुर कर लें, तो रिड्यूस एम्पलीट्यूड एक नए नाम से x0 डैश तस्वुर कर लें, क्योंकि दो एम्पलीट्यूड आ गए, एक ओरिजिनल जो है और एक कम होने के बाद जो डाई डाउन हो रहा है। टाइम पीरियड 120। अच्छा, टाइम की इसमें ज़रूरत नहीं है, शो पीस है, ठीक है। कुछ चीज़ें शो पीस हैं, देखिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें मास की, इसमें टाइम पीरियड की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी डी के पूछ रहे हैं तो उसकी नई एनर्जी नए एम्पलीट्यूड पे ई डैश, सही। अब एनर्जी क्या होती है, ये फॉर्मूला काम आ रहा है दोबारा से, हाफ kx0², ये वाला। ओके। अब ये रिड्यूस एनर्जी क्या हो जाएगी? अगर x0 डैश हो जाएगा तो ई डैश हो जाएगा। ये देयरफॉर का निशान है, से का नुक्ता है, देयरफॉर पे का नुक्ता, बिकॉज या सिंस। काफ़ी स्टूडेंट ये गलत करते हैं, ध्यान रखिएगा देयरफॉर का निशान है। लेकिन सर एक एक छोटी छोटी चीज़ को समझाते हैं इसलिए टाइम लग जाता है, तो इसलिए फ़ायदा उठाएं। अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम, दैट विल मेक यू A1 ग्रेड इंशाल्लाह। x0 डैश कितना है भाई? 1/20, क्योंकि उसने कहा 20 फैक्टर से कम हो रहा है। कम का मतलब 1 होता है, देखिए डिक्रीज बाई, डिक्रीज में डिवाइड, अगर इंक्रीज बाई होता तो मल्टीप्लाई, सही है, साइड पे लिख लें। तो 1/20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, ठीक। इसमें से दोबारा से वो चीज़ देखें आप, हाफ के और x0² दोबारा से आ गया, तो इसको एक तरफ कर लें, 1/400 को एक तरफ कर लें, तो ये चीज़ दोबारा रिपीट हो गई। कहाँ से? वहाँ से। यूँ लिख सकते हैं आप, बट E = ½
kx0²। इस वजह से ई को हमने दोबारा रख दिया। अब देखा नज़र आ गया कि जितना x0² कम होगा उसी रेशियो से ई कम होगा। MCQs भी बन गई, यानी इसका जवाब आप लोगों को पहले से पता था कि 1/20 अगर ये कम हो रहा है तो 1/400 वो कम होगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400। जैसे अब ये कहता है 10 कम हो रहा है तो आंसर बोलें बाई 100। वेरी गुड। वो बोलता है 5 डिक्रीज बाई 5 टाइम्स, तो आप बोले आंसर 1/25 यानी बाई 25 टाइम्स। एक्सीलेंट। तो hence the energy decays by a factor of 400 in that time in which energy decreases, in which amplitude decreases by 20 times. तो hope you are taking advantage. फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी के साथ अगला लेक्चर है इंशाअल्लाह। तब तक अपना सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।